मैं एक मजदूर हूं और जिस दिन मैं कुछ न लिखूं मुझे रोटी खाने का हक नहीं है। ये कहा था प्रेमचंद ने, जिनको कई लोग मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसा नाम जिसने हिंदी और उर्दू दोनों साहित्य में अपने योगदान से लोगों को यह बताया कि इसका मकसद सिर्फ कहानियों में चांद और सितारों और मोहब्बत के तसव्वुर और कल्पनाओं में खो जाना नहीं है। लेखक का काम, साहित्यकार का काम, असल काम जो है वो वहां के लोग, वहां के गरीब, वहां के वंचित और वहां के अंडर प्रिविलेज क्लास के बारे में बात करना है। आप प्रेमचंद की कोई भी रचना उठाकर देख लीजिए। कुछ लोग जो खासकर एक्सट्रीम दलित राइटर हैं वो अक्सर कफन के बारे में कहते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं प्रेमचंद ने दलितों को एक तरह से, मतलब कि उन्होंने उनकी लाइफ को इतना संवेदनाहीन बताया है, इतना असंवेदनशील बताया है कि वो एक औरत मर रही है और उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं। सच्चाई है कि वो दो चमारों की कहानी नहीं है, वो दो गरीबों की कहानी नहीं है, वो एक ऐसे समाज की कहानी है जिस पर इतना जुल्म, इतना अत्याचार हुआ है कि उसकी मानवीय संवेदना खत्म हो गई है। बात कर रहे हैं हम उसी प्रेमचंद की कहानी कफन की। अब आइए कफन से बढ़ते हैं कि प्रेमचंद ने अपनी जिंदगी कहां से शुरू की। वो पैदा हुए बनारस में, सन 1880 की बात है, और उनकी जो मृत्यु है वो भी वहीं हुई है। और मैं आपको अगर बताऊं प्रेमचंद के बारे में, एक लम्ही गांव है जहां प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 को पैदा हुए और 8 अक्टूबर 1936 को उनकी डेथ हुई है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि प्रेमचंद का जो साहित्यिक सफर है वो माना जाता है कि 1906 से 1936 तक का सफर है, लेकिन जिसको प्रेमचंद युग या प्रेमचंद एरा कहेंगे वो 1900, आप समझ सकते हैं 18 से लेकर के 1936, यानी 18 साल का जो वर्ष है वो प्रेमचंद युग है। अगर आपने प्रेमचंद को नहीं पढ़ा तो आपने साहित्य नहीं पढ़ा, आपने हिंदुस्तान नहीं पढ़ा, आपने गरीबी नहीं पढ़ी, आपने वंचितों का हाल नहीं पढ़ा, आपने असल देशभक्ति नहीं पढ़ी, आपने गांधी के कॉल पर, एक कॉल पर अपनी आर्थिक तंगी के बावजूद नौकरी को छोड़ देने वाले प्रेमचंद को नहीं पढ़ा। ये प्रेमचंद, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद ने एक बार कहा था कि जिस तरह मध्यकाल के लिए सांप्रदायिकता कोड थी, मध्यकाल मतलब मेडिवल पीरियड के लिए, उसी तरह आज के जमाने के लिए जिसको आप राष्ट्रवाद कहते हैं, जबकि वो ऐसे देशभक्त थे, ऐसे राष्ट्रवादी थे कि जिन्होंने एक कॉल पर, किससे अंग्रेज शायद चले जाएं भारत को छोड़ के, उन्होंने अपनी बसी बसाई नौकरी छोड़ दी उस आर्थिक तंगी में, जबकि वो, उनका परिवार बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा था। लेकिन उस आदमी ने कहा कि वो बिल्कुल कोड़ है, वो आपके बीच नफरत पैदा करता है और उस नफरत को फिर जाति और धर्म के नाम से बचाता है। इसीलिए प्रेमचंद के बारे में कई लोग कहते हैं कि प्रेमचंद गांधीवादी भी थे, मानवतावादी भी थे, और गांधी और वो मार्क्सवादी भी थे। अगर आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो प्रेमचंद की सारी कहानियां हैं, वो चाहे जिसमें आप गोदान में देखिएगा कैसे एक किसान, और एक किसान रहता है जो बाप है, और उसका जो बेटा है वो एक मजदूर यानी मजदूर बन जाता है, और उनके बीच थॉट को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनके जो थिंकिंग प्रोसेस में जो बदलाव आता है, उसको आप उस कहानी में पढ़ेंगे तो आपको याद होगा होरी और गोबर, बहुत मशहूर के किरदार थे बाप बेटे के, शानदार कहानी है, आप उसको पढ़ें। लेकिन अब हम आते हैं उनकी कुछ रचनाओं पर, जिन रचनाओं ने हंगामा मचा के रख दिया। हम आपको आखिर में यह भी बताएंगे कि प्रेमचंद की किन बातों पर विवाद भी रहा है, किन पे फिल्में भी बनी जिनका जिक्र बहुत कम होता है। प्रेमचंद की कई बातें ऐसी थी जिन पर विवाद रहा, प्रेमचंद की कई बातें ऐसी थी जो फिल्में बनी लेकिन लोगों ने जिक्र उनका सुना नहीं, और लोगों ने समझा कि बस ये कहानी को उठाकर बना दी। मैं अभी आता हूं उस पर, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं। प्रेमचंद की रचनाएं, प्रेमचंद ने जो 1907 में सबसे पहली उनकी जो रचना प्रकाशित हुई उसका नाम था सोज़े वतन। उसको उन्होंने नवाब राय नाम से लिया, नवाब उनके चाचा का नाम था, और वो बहुत बड़े जमींदार थे, तो एक उनके इन्फ्लुएंस में रहे थे, क्योंकि कम एज में माँ की मृत्यु हो गई थी, 15 साल की उम्र में खुद इनकी शादी हो गई थी, और उनकी पहली पत्नी से इनकी बनी नहीं, या कहिए कि कहा जाता है, जो बहुत सारे आलोचक हैं उन्होंने ये भी कहा कि प्रेमचंद ने उनको छोड़ दिया। लेकिन फैक्ट ये भी है, जैसा कि खुद उनके बेटे अमृत राय लिखते हैं, और कि उनकी जो पहली पत्नी थी वो नाराज होकर एक बार घर से चली गई और वो फिर कभी नहीं लौटी। बाद में प्रेमचंद ने खुद एक दूसरा विवाह कर लिया। अब हम आते हैं कुछ ऐसी बातों पर जो हमें समझना होगा। प्रेमचंद की रचनाएं कैसी थी? प्रेमचंद की रचना कुछ, उन्होंने लगभग माना जाता है कि 12 शानदार नॉवेल्स लिखे, उपन्यास लिखे, 300 से ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी, और 3 से 4 उन्होंने ड्रामास भी लिखे। लेकिन मैं आपको एक बहुत बेसिक बात बताता हूं, प्रेमचंद का नाम ड्रामा में उतना नहीं आता है। क्यों नहीं आता, ये सोचने की बात है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा रिसर्च, हमारी टीम मेहनत करती है, तब जाकर हम कोई भी ऐसा कंटेंट ला पाते हैं। तो दोस्तों, हमारे हौसला अफजाई के लिए, हमारी इस हिम्मत के लिए, जो हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में शुरू की है, जिसमें हम ऐसी खबरें लाते हैं जो देश के लिए जरूरी हैं, जो समाज के लिए जरूरी है, और कुछ ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जो इस समाज के लिए जरूरी हैं, जिन्होंने अपने जबरदस्त योगदान से हमारे समाज को निर्मित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो खैर, हम जहां थे वहां फिर आते हैं। उनकी कुछ नॉवेल्स, सोज़े वतन मैंने बताया, लेकिन सोज़े वतन की 500 कॉपीज
जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये हमारे खिलाफ है और इसमें कहीं ना कहीं देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति है, उन्होंने उसको जमा करके बुलाया, एक जगह जमा किया और खुले आम जला दिया। और जो कलेक्टर थे हमीरपुर के, उन्होंने खुद प्रेमचंद को बुलाया और प्रेमचंद से कहा कि आपने कहा है। प्रेमचंद ने बिल्कुल सीना तान कर कहा कि हाँ, ये मैंने ही लिखा है, नवाब राय मैं ही हूँ। उर्दू में लिखते थे पहले, उसके बाद उनको बहुत डराया धमकाया गया, लेकिन प्रेमचंद तो प्रेमचंद थे, कलम के सिपाही थे। कलम का सिपाही किसी का भी हो, वो डरता नहीं है। प्रेमचंद ने ना लिखना छोड़ा, अंग्रेजों ने ना उनको बख्शना छोड़ा। वो जिंदगी भर 1936 तक जब तक जिंदा रहे, एज उनकी बहुत नहीं रही, 56 साल की उम्र में वो गुजर गए दुनिया से। पता नहीं और क्या कर जाते अगर वो और दिन रहते। जैसे मंगलसूत्र उनका महान जो एक नॉवेल बन सकता था, वो अधूरा छूट गया। तो अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। महाजनी सभ्यता जिस पर अक्सर बात की जाती है, लोगों ने कम पढ़ी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि महाजनी सभ्यता जो उनके आखिरी एसे है, निबंध है, उसको आप जरूर पढ़िए। उनका जो आखिरी नॉवेल है वो गोदान है, जो संपूर्ण था, और जो संपूर्ण नहीं हो पाया वो आप समझ सकते हैं कि अभी जैसा मैंने आपको मंगलसूत्र है। और जो आखिरी शॉर्ट स्टोरी, जो आखिरी कहानी उन्होंने लिखी है, जिसके बाद उन्होंने फिर नहीं लिखा, वो थी कफन। और इस कफन ने हंगामा मचा दिया। आप जब पढ़ेंगे तो वो दर्द जब बिलखेगा और जब आप उसको महसूस करेंगे एक समाज के तौर पर, आपको यकीन हो जाएगा कि क्या चल रहा है। अब मैं बात करने वाला हूं प्रेमचंद से जुड़ी कुछ ऐसी चीजों के जो अक्सर लोग ये समझते हैं कि प्रेमचंद का फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन प्रेमचंद अपनी किस्मत आजमाने फिल्म इंडस्ट्री में भी गए थे। उनका वहां दिल नहीं लगा। उनको लगा कि यहां बनावटपन ज्यादा है, यहां उस तबके की बात नहीं हो रही है उस तरीके से जो पूंजीवादी, चूंकि बहरहाल आखिरकार फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग थे उनका मकसद कहीं ना कहीं प्रॉफिट था। अब प्रेमचंद से यही बात नहीं बनती थी, प्रेमचंद की बनी नहीं। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजों पर जो पर्दा पड़ गया उसको हटाना चाह रहा हूं कि प्रेम सत्यजीत रे, कौन नहीं जानता इस नाम को। भारत में जो पहला ऑस्कर आया वो इन्हीं को आया था। अगर मैं आपको बताऊं, या इनके फिल्म के लिए जो चीजें तैयार की गई थी, जो खासकर अगर आप लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा जो अवार्ड आया वो इन्हीं को आया। और मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने 2 कहानियों पर प्रेमचंद के फिल्में बनाई। एक शतरंज के खिलाड़ी बहुत मशहूर है, और दूसरी उन्होंने बनाई सदगति। प्रेमचंद की एकदम एग्जैक्ट कहानी पर उन्होंने फिल्में बनाई हैं। उसके बाद सेवा सदन फिल्म तेलुगु में, साउथ में बनाई गई, और उसको बनाने वाले भी, और आपको मैं बताऊं, उसमें नारी की समस्या, खासकर एक ऐसी शादी की समस्या दिखाई गई। अगर आपने सेवा सदन पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है उसको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो शानदार है। उस पर भी फिल्म बनी, और मैं सेवा सदन उपन्यास फिल्म बनाई जिसमें सुब्बलक्ष्मी, जो साउथ की बहुत मशहूर हीरोइन थी, आपने भी नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो जरूर उनको सर्च करें, सुब्बलक्ष्मी को। उन्होंने उसमें काम किया और बेहतरीन काम किया, और उस फिल्म को जितने अच्छे तरीके से उतारा जा सकता था उन्होंने उतार दिया। बाद में मैं आपको बनाऊं उनकी मशहूर कहानी कफन, जो उनकी आखिरी थी, ओका ओरी नाम की, तेलुगु में, उस पर भी फिल्में बनाई गई। यानी कि प्रेमचंद सिनेटोन, जहां 3 साल वो रहे फिल्म इंडस्ट्री में, जहां उनका मन नहीं लगा, बाद में कई फिल्मकारों ने उन पर फिल्में बनाई। ये अपने आप में लाजवाब थी। अब हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद की जीवन की उन घटनाओं की जिनका इंसानी कमजोरियों का पक्ष माना जाता है। अगर मैं आपसे बताऊं कि जो मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं वो ये है कि प्रेमचंद ने अपने बारे में लिखा कि उनमें जो उनको लेकर जो विवादें हैं, खासकर 2-3 जगह उनकी इंसानी कमजोरी आपको दिखाई पड़ेगी, जो हर इंसान में होती है, प्रेमचंद में भी थी। तो अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि मुंशी प्रेमचंद का नाम कैसे पड़ा, क्या आप जानते हैं मुंशी उनका नाम कैसे पड़ा? एक पत्रिका है हंस, या थी, जिसको प्रेमचंद ने और उनके एक दोस्त थे जो मुंशी जी के नाम से मशहूर थे, उन्होंने चलाया। लेकिन चूंकि प्रेमचंद एक बहुत बड़ा नाम था, तो लोगों को लगा कि यही अकेले संपादक हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ गया मुंशी प्रेमचंद। ऐसा था नहीं। मुंशी जी का प्रेमचंद के नाम पर मुंशी उन्होंने कभी खुद नहीं लिखा, लेकिन उनका नाम इतना मशहूर हो गया मुंशी लगकर कि वो चल पड़ी। अब हम आने वाले हैं, जो आपको एक बहुत जरूरी बात मैं बता रहा हूं वो ये है, अब हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद से जुड़े कुछ विवादों का। नाम के साथ जो था उनका कन्हैयालाल मुंशी, जो खुद बहुत बड़े एक संपादक थे, जो प्रेमचंद के साथ उन्होंने जब हंस में काम करना शुरू किया दोनों ने मिलकर, तो उनका जो मुंशी था वो प्रेमचंद के साथ मिल गया। देखिए, इसके पीछे 2-3 और कहानियां हैं। तो अब मैं आपको एक बात जो है वो बहुत जरूरी बताऊं कि प्रेमचंद के साथ मुंशी लगाने का, चूंकि वो कायस्थ फैमिली से आते थे, कायस्थ परिवार से आते थे, और कायस्थों के यहाँ मुंशी जो है वो एक सम्मान सूचक शब्द है। तो लेकिन कई ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने लिखा है, खुद और भी राइटर्स ने लिखा है जो प्रेमचंद पर लिखने वाले हैं। और मैं आपको अगर बताऊं कि कमल किशोर गोयनका ने भी, जो प्रेमचंद की जिन्होंने जीवनी लिखी है एक तरह से, और प्रेमचंद की जिंदगी में जो भी उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और योगदान रहे उनके बारे में लिखा है। तो उन्होंने एक जगह पे ये कहते हुए लिखा है कि प्रेमचंद के कई मामलों में ऐसे मसले रहे जो विवादास्पद थे। जैसे मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। एक तो ये नाम वाला कि प्रेमचंद का नाम इतना बड़ा था, उन्होंने भी कन्हैयालाल मुंशी को कोई बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया प्रेमचंद में, ऐसा कहा जाता है।
उसके बाद लेकिन मैं अब आपको बताने वाला हूं कुछ और चीजें, इस पर अब आइए। उनके बारे में एक चीज जो बहुत मशहूर है कि शिवरानी देवी जो उनकी पत्नी है वो खुद लिखती हैं प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद घर में, बहुत मशहूर प्रेमचंद पे लिखी है उनकी दूसरी बीवी ने, कि प्रेमचंद के दूसरे विवाह के बाद भी कुछ औरतों से संबंध थे। कोई सबूत नहीं मिलता है लेकिन इंसानी कमजोरी होती है, वो था। दूसरे बात उनके बारे में बहुत, उनके कर्मचारी थे प्रवासी लाल वर्मा। उनके साथ प्रेमचंद ने कुछ ऐसी बातें की थी जिसको कुछ लोग धोखाधड़ी के पाले में रखते हैं, लेकिन ये सारी बातें उनकी, याद रखिए हम उनके साहित्यिक रचनाओं की व्याख्या करने बैठे हैं। हम भी, एक आदमी की इंसानी कमजोरी बहुत सारी होती है, हम उस पर अगर लगने लगे तो दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं निकलेगा, लेकिन बात जो उन्होंने योगदान दिया है अपना लिटरेचर को, साहित्य को, खासकर हिंदी और उर्दू साहित्य को, उसको नजरअंदाज नहीं किया। जो बच्चा 13 साल की उम्र में तिलस्म होशरूबा जैसा फारसी नॉवेल पढ़ लेता है, रेनॉल्ड्स को पढ़ लेता है, जेनिंग्स को पढ़ लेता है, उसके बारे में क्या चीजें बोली। बचपन से जिसको इतनी आर्थिक तंगियां, सौतेली मां का व्यवहार, बाप का रूखापन देखने को मिला हो और वो बच्चा इतना बड़ा राइटर बन जाए, उस आदमी में कुछ तो बात होगी। अब हम बात करने वाले हैं कि प्रेमचंद से कैसी ऐसी चीजें जुड़ती चली गई जिनके बारे में विचारधारा बहुत जरूरी होती है। मैं विचारधारा के बारे में आपको बताऊं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, प्रेमचंद की 3 चीजें मानी जाती हैं, मानवतावाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद। इन तीनों का असर, जिसमें एंटी पूंजीवाद हर जगह है, मार्क्सवाद के लिए बहुत उनको प्रेरित करने वाली बातें थी। अब हम बात करने वाले हैं उनकी रचनाओं के बारे में सीधे। आपको मैंने जैसा बताया 300 लगभग शॉर्ट स्टोरीज है, सबका नाम बताना तो मुमकिन नहीं है। लगभग 1 दर्जन के आसपास उन्होंने शानदार नॉवेल्स लिखे हैं, सब के सब साहित्य में, मतलब कि आपको बताया जाए अगर तो सबके सब चरम सीमा पर हैं अपनी उच्चता के मामले में, अपनी पढ़े जाने के मामले। अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आप उस फिजा में पहुंच जाएंगे, आप उस दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां प्रेमचंद आपको पहुंचाना चाहते हैं। आप उस गांव देहात में पहुंच जाएंगे अगर आप बॉम्बे में भी रह रहे हो तो। ये मेरा दावा है आपसे, बस वो रिलेवेंस पैदा होना चाहिए, आपको मिट्टी की थोड़ी समझ और थोड़ी महक होनी चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूं उनकी रचनाओं के बारे में। सबसे पहले उन्होंने उर्दू में लिखा, जिसका नाम था असरार मुआबिद, बहुत मशहूर है, उर्दू में उन्होंने लिखा। उसके बाद हम खुरमा हम सवाब, जिसको बाद में प्रेमा के नाम से जो प्रकाशित हुई हिंदी में और उर्दू में, हम खुरमा हम सवाब के नाम से। किश्ना बहुत मशहूर है, जिनके बारे में अमृत राय लिखते हैं कि उसकी समालोचना अक्टूबर नवंबर 1907 के जमाना जो उर्दू अखबार था जिसमें प्रेमचंद लिखते थे, उसमें उन्होंने निकाला था। उसके बाद उन्होंने रूठी रानी बहुत मशहूर है, जो प्रकाशित हुई और सोज़े वतन में ही हो गई थी, जिसकी वजह से उनको जलाया भी गया। फिर उसके बाद आता है जलवाए ईसार, ये सन 1912 में उर्दू में प्रकाशित उनकी शानदार वर्किंग थी। सेवा सदन, लाजवाब उपन्यास, आप पढ़ेंगे और मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। प्रेमाश्रम जबरदस्त, इसमें भी इसका उर्दू जो नाम है वह गोशाए आफियत। ये आप इसमें देखेंगे तो इसमें किसानों की जिंदगी, नारीवाद हमेशा उनका टॉपिक रहा, उनकी पर्सनल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो टॉपिक्स उन्होंने उठाए वो लाजवाब रहे, शानदार रहे। औरतों के बारे में, गरीबों के बारे में, वंचितों के बारे में, टूटे हुए के बारे में, बिखरे हुए लोगों के बारे में उन्होंने बात की। उसके बाद उन्होंने रंगभूमि मशहूर है, जिसमें सूरदास एक अंधा होता है, वो मेरी फेवरेट, मैं इसलिए उसका नाम ले रहा हूं, उसको पढ़ते वक्त मैं जज्बाती हो जाता हूं। बहुत मशहूर है, सूरदास एक अंधा आदमी है जिसकी लड़ाई होती है एक पूंजीवादी घराने से, और उनके बीच जो ये इंसान हमेशा सच के साथ रहता है और लड़ाई चलती रहती है, चीजें होती रहती हैं। उसके बाद आती है निर्मला, जो विवाह की समस्याओं को रेखांकित कर रही है। उसके बाद आता है कायाकल्प, उसको जरूर पढ़ें आप, एक अच्छी कहानी है। उसके बाद अहंकार आता है। कायाकल्प के साथ ही लगभग 1926 के आसपास ये बढ़ गई थी, और इसको अनातोल फ्रांस के थायस कहा जाता है कि उसका अंग्रेजी उससे इतने प्रभावित हो गए थे प्रेमचंद कि उन्होंने भारतीय संदर्भ में उसको लिख डाला। उसके बाद प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र, ये सारे उपन्यास हैं उनके जो लाजवाब है, जिनका असर अगर आप पढ़ेंगे तो आप भारतीय समाज के हर एक पहलू को समझने की कोशिश कर सकते हैं, आप भारत के साथ जुड़ सकते हैं। अब उसके बाद आती है बारी उनकी शॉर्ट कहानियों की, जो मुझे याद आ रहे हैं, अभी मैं आपको बोल देता हूं, जितने मैंने पढ़े हैं, अगर मैं सही जा रहा हूं तो। बहुत मशहूर कफन, नमक का दरोगा, ईदगाह, पंच परमेश्वर, अलगेजा, कितना नाम बताऊं मैं आपको, कितने नाम हैं जो बस आप बोलेंगे और याद आती जाएंगी चीजें और आप पढ़ते जाएंगे उसको। बड़े घर की बेटी, सज्जन सिंह के बारे में उन्होंने बहुत सारी ऐसी कहानियां लिखी हैं जिसका नाम अगर मैं आपको लिखने बैठ गया, मैं आपको कुछ नाम अभी गिना देता हूं, जैसे है अंधेर, अनाथ लड़की, अपनी करनी, अमृत, अलगेजा, जो मैंने आखिरी तोहफा, आखिरी मंजिल। मेरा बहुत पसंदीदा, मेरी एक बहुत पसंदीदा कहानी है प्रेमचंद की, वो है ठाकुर का कुआं, जरूर पढ़िएगा, शानदार, सदगति, लाजवाब। उस पर भी फिल्में बनी हैं और उसमें ओम पुरी ने जबरदस्त रोल प्ले किया, जिस तरह शतरंज के खिलाड़ी में संजीव कुमार ने किया था।
और जिस तरह से फिर दूसरी जो साउथ इंडियन सुब्बालक्ष्मी ने की थी। उसके बाद उनकी जो शानदार कहानी है न्यूर है, नेकी है, नबी का नीति निर्वाह है। फिर उनकी एक बहुत मशहूर, मैं अब आपको जरा उनके उन चीजों के बारे में बताऊं जो चीजें कहानी संग्रह है। अगर आप चाहते हैं कि प्रेमचंद की पूरी कहानी पढ़ ले तो मैं आपको कुछ किताब रिकमेंड कर देता हूं या सजेस्ट कर देता हूं। वो है सप्त सरोज, 1917 में प्रकाशित हुई थी। नवनिधि, जिसमें 9 कहानियां, सप्त सरोज में 7 थी, नवनिधि में 9 कहानियां हैं। उसमें जो कहानियां आपको मिल जाएंगी सप्त सरोज में, मैं आपको उनके नाम बता देता हूं। बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश, ये सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी। उसके बाद उसी तरह नवनिधि में आपको कहानियां मिल जाएंगी जैसे राजा हरदौल, रानी सारंधा, मर्यादा की वेदी, पाप का अग्निकुंड, जुगनू की दमक, धोखा, अमावस्या की रात्रि, ममता, पछतावा, ये सारी शानदार कहानियां आपको वहां मिल जाएंगी। नाटक, हाँ, नाटक के बारे में आपको एक और बात बताना चाहूंगा। प्रेमचंद नाटककार के रूप में कभी भी बहुत प्रसिद्ध या फेमस नहीं हो पाए। इसके पीछे एक कारण था। इसके पीछे जो कारण था वो ये था कि प्रेमचंद का नाम शॉर्ट स्टोरीज यानी छोटी कहानियां, जो लघु कहानियां होती हैं, और उपन्यास के मामले में इतना बड़ा हो चुका था कि फिर जब उन्होंने नई विधा अपनाई तो उसमें वो नाम नहीं बन पाया, क्योंकि उससे मैच करना नामुमकिन था। इसीलिए कई ऐसी, जैसे मैं आपको बताऊं उनकी जो शानदार संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी, आज लोग इसको किसी न किसी तरह डायलॉग नॉवेल्स की तरह ही पढ़ते हैं। आज भी ये बहुत पढ़ी जाती है, लेकिन अगर नाटक, इसको कम खेला गया और उस तरह से वो प्रसिद्ध नहीं हुई जिस तरह से प्रेमचंद की प्रसिद्धि की आदत थी। तो यहां आपको समझनी होगी। तो यहां पर ये कथेतर साहित्य, अब जो कथा के अलावा जो उन्होंने लिखा है प्रेमचंद ने, अलग अलग प्रसंगों पर लिखा, जो जीवन के वैचारिक थी, जैसे कि नारी शक्ति, पूंजीवाद का जो विरोध था, या स्वतंत्रता के खिलाफ जो उपनिवेशवाद चल रहा था, या राष्ट्रवाद के नाम पर जो दुनिया भर में जंगें छिड़ी थी और नफरत फैला हुआ था। ये आप समझ लीजिए, जब उन्होंने लिखा है तो उस वक्त कोई हिटलर मुसोलिनी नहीं आया था। 1936 की बात है, उस वक्त उनका वो प्रादुर्भाव नहीं हुआ था जब वो मर गए। लेकिन उस आदमी की नजर देखी, चूंकि वो देख रहा था पूरी दुनिया को, किस तरह पूरी दुनिया सिमट रही है एक नफरत के आगोश में। वो एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते थे, कैसा हिंदुस्तान निर्मित करना चाहते थे। लेकिन दिक्कत कहां हो गई दोस्त? दिक्कत ये हो गई कि वो देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। 36 में वो हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं प्रेमचंद की कुछ निबंध जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने कई बार पढ़ी है। अब मैं आपको उनके नाम बता रहा हूं। पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज के फायदे। स्वराज मतलब सेल्फ रूल है, डायरेक्ट लिबर्टी या फ्रीडम नहीं है। कहानी कला, कौमी भाषा के विषय, कौमी मतलब जो आपका अपना लोकल, जो आपके देश की भाषा है, विषय में। महाजनी सभ्यता, हिंदी उर्दू की एकता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान, ये सब उन्होंने लिखा है। अब आइए हम बात करने वाले हैं आखिर में प्रेमचंद के कुछ ऐसी बातों के। प्रेमचंद की क्या खासियत थी जो मैं एक पाठक के तौर पे, एक रीडर के तौर पे बता सकता हूं। मैंने जब भी प्रेमचंद को पढ़ा, यहां तक कि मैं ये भी कहना चाहूंगा, और मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैंने प्रेमचंद की जो भी कहानी जितनी भी बार पढ़ी, आपको मंत्रा एक बहुत मशहूर कहानी, उनकी मंत्रणा बहुत मशहूर, जिसमें डॉक्टर चड्ढा का जिक्र है, आप उसको पढ़ें और देखें इंसानी करुणा को। आप पूस की रात पढ़ें, आपको इंसानी दर्द, किसान और जमींदार के बीच का रिश्ता नजर आ जाएगा। दोस्तों, प्रेमचंद के अभी आप समझ सकते हैं कि उनकी एक तरह से प्रेमचंद की अभी 31 जुलाई को जयंती गुजरी है और हम लोग प्रेमचंद को याद कर रहे हैं। जयंती और जन्मदिन बड़े लोगों का कोई महत्व नहीं रखता, वो तो हर दिन और हर पल याद किए जाते हैं। बने रहिए दोस्तों पहल भारत के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हम बहुत मेहनत से ऐसा काम करते हैं। हम आपके लिए आगे अलग खबरें लाते रहेंगे, इसको देखते रहिए। पहल भारत के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।